हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, और वो रहेगा हमारा ग्लोब। ग्लोब क्या है? इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की रिप्रेजेंटेशन या अर्थ का एक मॉडल जिसे ग्लोब कहा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम जितने क्वेश्चन हैं सबको पढ़ेंगे। हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब है धरती का एक मॉडल। ठीक है, धरती के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। और इसे ग्लोब नाम ही क्यों दिया गया? तो पहले इस शब्द की रूट तक जाना पड़ेगा। तो ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है। अब ग्लोबस का मतलब होता है गोलाकार, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी गोलाकार है, स्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो ग्लोब का मॉडल रहेगा उसको हमने ग्लोब नाम दिया। ठीक है, हमारी अर्थ का जो मॉडल रहेगा उसको हमने ग्लोब नाम क्यों दिया? क्योंकि लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया और जिसका मतलब होता है गोलाकार। अब सबसे पुराना ग्लोब किसने बनाया था? मतलब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पुराना ग्लोब किसने बनाया था, ठीक है, और आज तक का बचा हुआ सबसे पुराना ग्लोब किसने बनाया था। तो अब तक का ज्ञात, यानी कि हमें पता है कि उस टाइम पर एक ग्लोब बना था, पर वो हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं बचा, मतलब उसका रिमेन्स नहीं बचे हमारे पास। तो इस तरह का जो ग्लोब है वो हमारे यूनानी दार्शनिक और भूगोलवेत्ता क्रेट्स ऑफ मेलस ने बनाया था। लगभग 150 ईसा पूर्व ये बनाया गया था। पर इस ग्लोब का कोई अवशेष ना बचने की वजह से इसे इतना ज़्यादा गौर नहीं की जाती। पर हाँ, उसके बाद 1492 ईस्वी में एक ग्लोब बना जो आज तक सुरक्षित है। तो आज तक का बचा हुआ सबसे पुराना ग्लोब यदि पूछा जाए तो जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन बेहम ने बनाया था, और इसे उन्होंने बनाया था 1492 ईस्वी में। इसे नूर्नबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब कहा जाता था। और इस ग्लोब को बेहम ने कोई दूसरा नाम दिया था। बेहम ने इसे क्या कहा था? बेहम ने इसे एडोफिल या अर्थ एप्पल कहा था। ठीक है, और उन्होंने ये जो ग्लोब बनाया उनकी इंस्पिरेशन यानी कि उसके प्रेरणा का स्रोत कौन रहे? तो वो रहे निकोलस कॉपरनिकस रहे। क्योंकि निकोलस कॉपरनिकस के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप्ड है। तो उनके सिद्धांत से प्रेरित होकर बेहम ने अर्थ का मॉडल तैयार किया, और अपने इस अर्थ के मॉडल को उन्होंने एडोफिल अर्थात अर्थ एप्पल का नाम दिया था। ठीक है, अब ग्लोब का डिफाइन यदि पूछा जाए क्या होता है, तो ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट। बेनिफिट द एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट की समझ और उसको ऑब्जर्व करने में जो हेल्प करेगा। ठीक है, अब ग्लोब बना लिया गया। ये रहा उसकी इमेज। जो ग्लोब किसने बनाया था? बेहम ने बनाया था। अब उस टाइम के ग्लोब और आज के ग्लोब में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आज का ग्लोब क्या है, उसे एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, और जिस तरह से हमारी अर्थ, हमें पता है हमारी अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। अर्थ की एक्सिस क्या है? 23.5 डिग्री का एंगल अपने अक्ष पर बनाती है। इसी तरह से हमारे जो ग्लोब जो है जिसे स्टैंड पर फिक्स किया गया कुछ इस तरह से, वो भी झुका हुआ है, स्ट्रेट नहीं है। इस तरह से उसे सीधा फिक्स नहीं किया गया, उसे टिल्टेड फॉर्म में ही फिक्स किया गया, ताकि हम अच्छे से अर्थ की मूवमेंट को, उसके रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझ सके। ठीक है, दिन रात किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से इसका टिल्टेड फॉर्म हमारे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो अपने अक्ष पर एक स्टैंड में फिक्स किया गया है, और इस पर दो तरह के कलर्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो हो गया ब्लू कलर जो कि वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो लैंड एरियाज़ हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पर हाँ, कई जगह ऑरेंज या ब्राउन कलर भी यूज़ हो जाता है। पर किस लिए होता है? कई जगह हमारे माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन एरियाज़ हैं, कहीं डेजर्ट हैं। तो इन सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब पर लैंड के डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लोब है वो एक अक्ष पर स्थापित है। ठीक है,
और जिस पर यह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। जैसे अर्थ रोटेट करती है उस तरह से हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। इसको रोटेट करने की वजह से हमें बच्चों को समझाने में हेल्प मिलती है कि किस तरह से दिन रात बनते हैं। उसके बाद महासागरों तथा महाद्वीपों पर ग्लोब पर अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। महासागरों को मोस्टली ब्लू कलर से, महाद्वीपों को मोस्टली ग्रीन कलर से, बट हाँ कई जगह ब्राउन या ऑरेंज कलर भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि ग्लोब पर खींची हुई जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनसे हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं कि कौन सी रेखाएं अक्षांश हैं और कौन सी देशांतर है। एक सिंपल ग्लोब को देखने से पता चल जाता है। यहाँ पर कुछ सीधी लाइंस खींची गई हैं, कुछ लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, और कुछ लाइंस कैसी हैं, लेटी हुई हैं, यानी कि कुछ हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ वर्टिकल्स लाइन खींची गई हैं। अब इन्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी अक्षांश है और कौन सी देशांतर रेखाएं हैं। तो जो ग्लोब पर लेटी हुई पहले अक्षांश रेखाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स, और देशांतर रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से इनकी फॉर्मेशन बहुत इजीली समझ आती है। अक्षांश रेखाएं जिन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं, तो वर्ड से इटसेल्फ अपने आप मीनिंग कन्वे करती है। लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं लेटी हुई, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी कि जो वर्टिकल्स लाइन हैं वो हमारी हैं देशांतर रेखाएं। अब अर्थ पर इन रेखाओं को किस तरह से बनाया गया, ठीक है, कि सीधी हमने एक अर्थ को सेंटर से कट किया और इक्वेटर बना दिया, और उस तरह से किस तरह से एंगल्स बनाए गए। तो अर्थ के सेंटर पॉइंट से, मतलब अगर अर्थ को हाफ कट कर दें और अर्थ के कोर के अंदर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उससे इक्वेटर तक एक सीधी लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है। और इस लाइन के सहारे ही, यानी कि इस लाइन को, जो पहली लाइन बिना किसी एंगल के जो बनाई गई, उसे 0 डिग्री नाम दिया गया, और यहीं से हमने अब एंगल्स बनाने की शुरुआत की गई। यहाँ से 1 डिग्री का एंगल बना तो पहला लैटिट्यूड हो गया। इसी तरह से सेकंड, 2 डिग्री पे दूसरा लैटिट्यूड, 3 डिग्री पर तीसरा लैटिट्यूड, 4 डिग्री पर चौथा लैटिट्यूड, और इस तरह से करते करते हमारे पास कितने लैटिट्यूड हो गए। जब तक 90 डिग्री का एंगल बना तो कितने लैटिट्यूड्स हो गए, 90 लैटिट्यूड्स हो गए। अब 90 क्यों बनाए, इसके बाद ये 91 92 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हैं हमारे लैटिट्यूड्स क्या हैं, हमारे कंप्लीट सर्कल हैं। यानी कि 1 डिग्री पर गए और हमने एक पूरा सर्कल बना दिया, फिर 2 डिग्री पर गए, हमने पूरा सर्कल बना दिया। इस तरह करते करते जब हम पोल्स पर पहुँचे, यानी कि नॉर्थ पोल कह लो या साउथ पोल कह लो, तो हमारी 90 लाइंस जो हैं नॉर्थ साइड की तरफ खींची गई, और इसी तरह से 90 लाइंस हमारी किधर खींची गई, साउथ की तरफ खींची गई, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। हाँ जी, हमने अर्थ को सेंटर से कट किया, ठीक है। उस सेंटर से एक सीधी लाइन खींची गई क्रस्ट तक, अर्थ के सरफेस तक, ठीक है। इसे 0 डिग्री नाम दे दिया गया, ठीक है। ये पूरा 0 डिग्री का एक सर्कल बना दिया गया, और इस 0 डिग्री को हमने इक्वेटर का या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का नाम दिया। अब इसी इक्वेटर के, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से हमने एंगल्स ड्रॉ करने शुरू किए। 1 डिग्री के एंगल पर पहला लैटिट्यूड खींचा गया, यानी कि सर्कल को कंप्लीट कर दिया गया। इसी तरह से 2 डिग्री का एंगल जब बना तो वो सर्कल कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, पोल तक पहुँच गए, और पोल पर सिर्फ क्या रह गया, एक डॉट रह गया, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90। इसी तरह से हमने साउथ साइड भी किया, 1 डिग्री पर पहला लैटिट्यूड, 2 डिग्री पर दूसरा, 3 इसी तरह से 90 तक पहुंचते पहुंचते साउथ में भी 90 हमने क्या कर दिए, लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर दिए। तो ये 90 + 90 180, और 0 डिग्री का इक्वेटर, तो ये 1 प्लस हो गया, तो 181 हमने टोटल 181 लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर लिए।
अब यहाँ से क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो सेंटर वाला यानी कि इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है ये सबसे बड़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ भी कम होगा, नीचे की तरफ भी कम होगा, ठीक है। तो ये जितने भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लैटिट्यूड्स ड्रॉ हुए वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, छोटे 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 होते जा गए। और जैसे ही वो पोल्स पर पहुंचे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, तो वो क्या रह गए, सिंगल एक डॉट रह गए। तो लैटिट्यूड्स जो हैं वो 181 हैं। पर अगर लैटिट्यूडनल लाइंस पूछा जाए, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि लैटिट्यूड पूछ लेता है कितने हैं, बट 181 तो ऑप्शन में ही नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, 179 मिलेगा। क्यों 179 मिलेगा, क्योंकि जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये जो डॉट रह गए उन्होंने इसको लैटिट्यूड नहीं माना, इन्होंने लैटिट्यूडनल लाइंस नहीं माना, उन्होंने सिर्फ इसको डॉट माना, ठीक है, पोल्स माना। इसीलिए वो जो 1 यहाँ से कम हो गया तो 179 उन्होंने टोटल लैटिट्यूड्स मान लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि अक्षांश रेखाएं किस तरह से खींची गई, यानी कि लैटिट्यूड्स किस तरह से ड्रॉ किए गए। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं या देशांतर रेखाएं हैं उन्हें किस तरह से ड्रॉ किया गया, उन्हें पोल से, ठीक है, एक सेकेंड, लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करने के लिए पोल्स को एक सेंटर मानकर उसके चारों तरफ से एंगल्स बनाने शुरू किए, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर यहाँ से इस तरह से टोटल ये पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और जिसे बेस माना गया है उसे ग्रीनविच मेरिडियन का नाम दिया गया, ठीक है। अब इस ग्रीनविच मेरिडियन से ये टोटल अगर लॉन्गिट्यूड्स पूछे जाएं तो 360 लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे। अब इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने अक्षांश और देशांतर से समझे। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश हो या देशांतर रेखाएं हो, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। इससे किसी तरह की लाइंस हमारी अर्थ के ऊपर नहीं है। हमने ग्लोब के ऊपर ये ड्रॉ की हैं किस लिए, ताकि हम अर्थ के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। 1 डिग्री अर्थात 1 अंश या 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 + 90 + 1 181 181 हो जाती है। अभी समझाया कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे और प्लस एक इक्वेटर, क्योंकि उसे हमने 0 डिग्री माना है, ठीक है। तो टोटल 181 हो जाते हैं। यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए, केवल बिंदु माना जाए, तो ये संख्या रहेगी 179। अब यहाँ पर याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं, ठीक है, ये अर्थ ये इक्वेटर, ठीक है, मान लो ये पहली है दूसरी तीसरी कुछ भी, ठीक है। तो हर डिग्री पर जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। और लगभग कितना होता है ये, अर्थ पर 111 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी कि अगर हम 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड तक का सफ़र तय करें तो हमने कितना चलना पड़ेगा, 111 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक चलने वाले समानांतर वृत्त हैं, ठीक है। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो कंप्लीट सर्कल हैं, ठीक है। जो अगर आप एक बॉल ले लो और उस पर उसकी चारों तरफ ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3D इमेज नहीं समझ आएगी, तो जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हो और उसको चारों तरफ से उसको ड्रॉ करते हो तो कंप्लीट एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कंप्लीट सर्कल या समानांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश रेखाओं को उत्तर के लिए N लेटर और दक्षिण के लिए S लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ के लैटिट्यूड्स बताने लगे, जैसे ये 1 डिग्री का ही लैटिट्यूड है, तो इसके साथ हम नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि उत्तरी ध्रुव बताएगा, 1 डिग्री साउथ लिखेंगे अगर वो दक्षिणी ध्रुव बताएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ के 2 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ पर हम 23.5
नॉर्थ और साउथ लिखते हैं। नॉर्थ लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए और साउथ लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से बताया जाता है, तो इसके साथ कोई साउथ या नॉर्थ को नहीं लिखा जाता। अब है 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको इक्वेटर या विषुवत कहा जाता है। 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये इक्वेटर से लेकर पोल्स तक, ठीक है, चाहे ऊपर नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ तापमंडल को यानी कि टेम्परेचर जोन को बताने के लिए किया जाता है। हमारे 3 ताप क्षेत्र हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय, फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय और तीसरा है शीत कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय को टोरिड जोन कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय को टेम्परेट जोन और शीत कटिबंध को फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमारा सन है, सन की डायरेक्ट रेज मोस्टली कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर पर। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाता है तो जो रेज हैं वो क्या हो जाती हैं? तिरछी होने लग जाती हैं। जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। और जहाँ रेज तिरछी होती जाएंगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। और जहाँ बहुत तिरछी पड़ेंगी वहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। अब इसकी सुविधा के लिए सबसे पहले इक्वेटर से लेकर नॉर्थ में एक लाइन खींची गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और साउथ में एक लाइन खींची गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहा गया, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, यहाँ सन की रेज क्या होती हैं? डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ उससे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है। पोल से पहले एक लाइन ड्रॉ की है, जैसे आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहा जाता है और अंटार्कटिक सर्कल इसे साउथ हेमिस्फीयर में कहा जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, एक सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी एक सेकेंड, हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, इसे टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब ट्रॉपिक नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो एरिया होता है यहाँ सन रे स्लैंटिंग पड़ती है। इसी तरह से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में सन की रेस स्लैंटिंग पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का जो एरिया है वो कैसा है? ऐसा एरिया है जहाँ सन की रेज बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पहुँचती हैं। बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पहुँचने की वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एरिया को फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहा जाता है। इस एरिया को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अर्थ को, हमारे ग्लोब पर ही इस अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले टॉरिड जोन, जहाँ हीट ज़्यादा होगी, उष्णकटिबंध कहा जाएगा। जहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मॉडरेट सा टेम्परेचर रहेगा, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। और जहाँ पर सन की रेज बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पड़ी और ठंड बहुत ज़्यादा हुई, मतलब एरिया ऐसा है जो पूरा जमा हुआ ही है, तो उसे शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन कहा गया। तो इस तरह से हमने अक्षांश रेखाओं के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे हमने डिस्कस किए। मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये लेटी हुई रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं,
ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इन लाइंस की वजह से हम अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करते हैं, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन या टेम्परेट जोन। नेक्स्ट आती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो कि लॉन्गिट्यूड्स हैं और पोल को पोल से मिलाती हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। क्या है ये, याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं कंप्लीट सर्कल हैं, बट देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल या हाफ सर्कल हैं, ठीक है। पोल से पोल तक को मिला दिया। इस तरह से पोल तक मिलाते हुए 1 डिग्री के एंगल पर हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। और ये लाइंस क्योंकि पूरी अर्थ पर, ठीक है, मान लो ये ऊपर से देख रहे हैं हम अर्थ को, ये सेंटर है, ये पोल है, पोल से हमने लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की, ठीक है। कितनी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है, जो कि पूरा सर्कल ड्रॉ करता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो यानी कि यहाँ पर कितने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ हो सकती हैं, कितनी देशांतर रेखाएं ड्रॉ होंगी, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देशांतर रेखाओं से हमें कौन से क्वेश्चंस याद रखने हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि देशांतर रेखाओं को मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा नाम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, ठीक है। अभी क्या कहा कि पोल से स्टार्ट होती है और साउथ, एक पोल से स्टार्ट होती है दूसरे पोल तक जाती है, यानी कि पोल से पोल को मिलाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये पोल है, इस पोल से हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ये सभी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पर जो पोल, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पोल्स पर जाकर तो ये बिल्कुल ही आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इनका देशांतर रेखाओं का जो डिस्टेंस है, दूरी है एक दूसरे से, वो पोल्स इक्वेटर पर सबसे मैक्सिमम होगी और पोल्स पर जाकर वो एक बिंदु हो जाती है। तो विषुवत रेखा पर जहाँ इसकी दूरी मैक्सिमम होती है वहाँ डिस्टेंस कितना होता है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। 111.32 किलोमीटर होता है विषुवत रेखा के में पर इनके बीच का डिस्टेंस। और अक्षांश रेखाओं का कितना था, 111 किलोमीटर था। और वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं और देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा पर इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं डिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब वो जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे इक्वेटर जो थी या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अक्षांश में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी, इसी तरह से जो मेन, जहाँ से हम उसको मापना शुरू करेंगे देशांतर रेखाओं को, तो 0 डिग्री देशांतर रहेगी हमारी ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसी देशांतर से हम पश्चिम और पूर्व को डिवाइड करते हैं। जैसे अक्षांश में हम नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रहे थे, इसमें हम वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड करते हैं। जो उससे वेस्ट की तरफ हैं उनके साथ W लिखा जाता है, और जो ईस्ट की साइड है उसके साथ E लेटर लिखा जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं 1 डिग्री इधर हूँ, ठीक है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन से इधर की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या लिखूँगी, 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और अगर मैं राइट हैंड साइड हूँ ग्रीनविच मेरिडियन से, तो 1 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, कौन से पॉइंट पढ़े हमने कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम दिशा में चलती हैं, ठीक है। जैसे अक्षांश उत्तर दक्षिण की तरफ होती हैं, तो देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो लंदन के एक नगर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को या स्थान को गोर कहा जाता है। तो गोर क्या होता है, देशांतरों के बीच की दूरी को गोर
कहा जाता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर गौर जो है मैक्सिमम होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने ग्लोब को समझा, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं किस तरह से तापमंडल डिवाइड करती है कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या हीट जोन, ठीक है, हीट जोन को डिवाइड करती है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, इनका काम है टाइम जोन डिवाइड करना देशांतर रेखाओं का। तो देशांतर रेखाएं किस तरह से हमें किसी कंट्री का टाइम बताने में हेल्प करती हैं कि अगर हमें उस कंट्री का लॉन्गिट्यूड पता है तो किस तरह से हम उस स्थान का टाइम बता सकते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।